फॉरवर्ड लिंकेज डिस्कस किए थे वो, तो उसमें आज उसके थोड़ा सा ग्राफ के उसमें डिस्कस करते हैं. इन टर्म ऑफ फिगर 2, द इश्यू ऑफ वेदर टू फॉलो द स्टेडी बैलेंस ग्रोथ पाथ represented by a straight line OP or the unbalanced growth path represented by a curved line OP. ठीक है. OP dash, the straight line is the total what under certain condition a country might get to any given point faster by following the curved line. देखो बैलेंस अनबैलेंस पाथ है नीचे एक्स एक्सिस पे, और आउटपुट ऑफ सेक्टर ए है, आउटपुट सेक्टर बी एक्स एक्सिस पे है, आउटपुट सेक्टर ए है वो वाई एक्सिस पे है. जो बैलेंस ग्रोथ पाथ है वो स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ओ और पी है. और अनबैलेंस ग्रोथ पाथ है वो घुमावदार सांप की तरह, स्नेक की तरह से तिरछी टेढ़ी मुड़ी है, तो वो है ओ पी डैश से वो है डिफाइन. तो बैलेंस ग्रोथ कहाँ है, जहाँ पर दोनों जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज से सब कुछ हो रहा है बिल्कुल. देखो दोनों इक्वल किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे है, तो इट्स मीन जो इन दोनों पे बिल्कुल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये. ठीक है. अब आगे डिस्कस करते हैं अपन. एस टी स्टोविक्सी हैज़ पुट इट, हर्समैन unbalanced growth is the distribution over time of individual investment project whose cumulative long run aim and effect is still to balance and keep in balance the structure of domestic productive capacities and output. जैसा कि जो टी स्टोविक्स है उसने बताया कि हर्समैन की जो असंतुलित जो ग्रोथ अपनी जो अनबैलेंस ग्रोथ जो है वो जो व्यक्तिगत निवेश परियोजनाओं के समय पर कि जो वितरण है, निवेश परियोजनाओं के समय पर वितरण है जिसका संचय लंबे समय तक चलने का उद्देश्य और प्रस्ताव अभी भी घरेलू उत्पादक क्षमताओं और आउटपुट की संरचना को संतुलित रखना है. कौन सा है देखो कि क्या कहते हैं. जो स्टोविक्स है उसने कहा है कि जो है हर्समैन कि जो बैलेंस ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की जो ओवर टाइम है इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, वो उस बैलेंस ग्रोथ वही है. कि असंतुलित जो अनबैलेंस ग्रोथ है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है कि ओवर टाइम के समय पर वितरण है. जो ओवर टाइम है उसका वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसका जो लंबे समय तक के लिए कम्युनिकेटिव रखना पड़ता है. चलने का उद्देश्य और प्रभाव अभी भी घरेलू उत्पादक और क्षमताओं और उसकी कैपेसिटी है, आउटपुट है अपनी उत्पादन की, डोमेस्टिक की, घरेलू उत्पादकों की, उसको बैलेंस बनाए रखता है ये. ठीक है. ये अपन इस ग्राफ के डिस्कस किया, स्टोविक्स का जो स्टेटमेंट था वो डिस्कस किया. अब डिस्कस करते हैं अपन सूटेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ की सूटेबिलिटी देखते हैं. In spite of its various shortcomings, the doctrine of BG became the fashionable doctrine of both economics and policy makers in the post-Second World War 1939 to 1944 पीरियड में. ये जो बैलेंस ग्रोथ जो थ्योरी है ये क्या एक फैशनेबल डॉक्ट्रिन हो गया है इकोनॉमिक्स का और पॉलिसी मेकर्स का इसको यूज़ करने का. The policymakers of LDC were influenced by it while drawing up development plans to coordinate various investment programs. जो LDC होती है, LDC बोले तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो इससे जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी स्ट्रेटजी है उससे प्रभावित होते हैं, और जो अपना डेवलपमेंट प्लान हो उसको कोऑर्डिनेट करके चलते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के साथ. बट दे पेड मोर लिप services than serious attention to the doctrine of both. The most fashionable policy was import substituting industrialization, all too often centered on most highly automated and therefore most prestigious industries. सबसे फैशनेबल पॉलिसी थी वो थी
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को करने की जो सबसे फैशनेबल पॉलिसी वही थी। और ऑल टू ऑप्टेन सेंटर ऑन मोस्ट हाईली ऑटोमेटेड एंड देयरफॉर मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज। और ऑप्टेन साथ में देखें कि जो सबसे अधिक जो ऑटोमेटिक और प्रतिष्ठित उद्योगों पर केंद्रित थी, कौन से, हाईली ऑटोमेटेड और मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज ही उस पर सेंटर थी। जो कौन सी जो फैशनेबल पॉलिसी थी अधिकतर किस पे उसका पॉलिसी था, उसको कौन सी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपोर्ट का जो सब आयात को इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, दूसरा था ये साथ में किस पे सेंटर थी, और हाईली ऑटोमेटेड पर और प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज होती है उन पर डिपेंड थी। इन कॉन्सिक्वेंस द ग्रोथ ऑफ मैनी एलडीसीज नॉट ओनली रिमेंड अनबैलेंस बट बिकम अनबैलेंस इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस देखे, परिणाम स्वरूप होता है, द ग्रोथ ऑफ मैनी एलडीसी नॉट ओनली रिमेन अनबैलेंस। जो एलडीसीज है वो केवल अनबैलेंस ही नहीं है, बिकम अनबैलेंस इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बल्कि अनबैलेंस क्या, गलत डायरेक्शन में भी अनबैलेंस है। इसके रिजल्ट स्वरूप देखें, इस जो फैशनेबल पॉलिसी क्या थी, सबसे फैशनेबल पॉलिसी थी इम्पोर्ट हो रहा उसका सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो फैशन जो सेंटर किस पे था, हाईली ऑटोमेटेड और मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रीज़ पर फोकस था। तो इसमें क्या, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जितनी भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री थी वो अनबैलेंस तो थी, साथ में वो अनबैलेंस ऐसी थी कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में अनबैलेंस थी, इन फेवर ऑफ ए सेक्टर विच द कंट्रीज ग्रेटेस्ट कंपरेटिव डिसएडवांटेज। जो क्या तो देश के सबसे बड़े कंपरेटिव डिसएडवांस के फेवर में था। ठीक है, जो देश को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो कॉम्परेटिव डिसएडवांटेज था, ग्रेटेस्ट कॉम्परेटिव एडवांटेज था, जो गलत अनबैलेंस तो थी, साथ में गलत दिशा में अनबैलेंस, तो देश की कोई भी देश के लिए क्या सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉम्परेटिव डिसएडवांटेज था ये। इंडस्ट्रीज वाज फेवर while agriculture was neglected and ऑटोमेट जो फेवर्ड किसके थे, एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट करने के फेवर में थे। ऑटोमोबाइल्स, टीवी सेट्स, लार्ज किचन अप्लायंसेज एंड हैवी इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर फेवर्ड टू द नेगलेक्ट ऑफ द सिंपली मैन्युफैक्चरिंग processed food on which most of the newly generated income of the emerging urban working classes was spent। जो कि क्या था, जो कि जैसे गलत दिशा में थी, जो अनबैलेंस तो थी और बल्कि रॉन्ग डायरेक्शन में होने के साथ, तो क्या था उस टाइम, जो इंडस्ट्रीज़ के तो फेवर में था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, और जो एग्रीकल्चर था उसको नेगलेक्ट कर रहे थे, उसको उपेक्षित थी। जो ऑटोमोबाइल्स, टीवी सेट्स और लार्ज किचन अप्लायंसेज एंड हैवी इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोमेटिकल, जो पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग भारी उद्योग, सरल जो सिंपली मैन्युफैक्चर्ड और जो प्रोसेस फूड था की उपेक्षा के पक्षधर थे। मतलब ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब के जो ये के क्या जो थे उसको वो कर रहे थे, नेगलेक्ट कर रहे थे। on which most of the newly generated income of emerging urban working classes was spent, जिन पर क्या उभरते जो शहरी थे, जो इमर्जिंग अर्बन वर्किंग क्लासेस थे, वो उन पर अपनी जो इनकम थी तो उसको अधिकतर खर्च कर रहे थे, उनकी उत्पन्न होती थी। क्या कर रहे थे, देखो, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो फेवर कर रहे थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर था उसको नेगलेक्ट कर रहे थे, इन पर फोकस ज़्यादा हो रहे थे, ऑटोमोबाइल्स पर, टीवी सेट्स पर, जो किचन अप्लायंसेज थे उन पर, और हैवी इंडस्ट्रीज़ पर, इन सब पेट्रोकेमिकल्स, इनके ऊपर क्या इंजीनियरिंग, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा वो थे और इनके फेवर में थे। बल्कि जो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग जो थे, छोटे सरल जो विनिर्माण थे उनको नेगलेक्ट कर रहे थे, और इनका और जो शहरी जो अधिकतर जो अर्बन जो इमर्जिंग वर्किंग जो अर्बन क्लासेस थी वो इन पर ज़्यादा स्पेंड कर रही थी। इस वजह से अपन कोई गलत दिशा में जा रहे थे और अनबैलेंस थे। द अनबैलेंस नेचर ऑफ सच डेवलपमेंट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द chronic underutilization of the new modern plants side by side with excess demand for food with its two adverse consequences,
increase imports and inflationary pressure, the disappointing record to import substituting development in many LDCs lead to a gradual shift toward export lead growth, which was equally unbalanced but in favor of industries which a comparative advantage. नेचर का जो डेवलपमेंट था वो उसने खुद के जो अंडर यूटिलाइजेशन, क्रॉनिक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू मॉडर्न प्लांट साइड बाय साइड, तो इस तरीके से जो इस तरीके का जो अनबैलेंस नेचर था डेवलपमेंट का, उसके दो प्रतिकूल जो प्रतिकूल परिणामों के साथ भोजन की अतिरिक्त मांग होने लगी, एंड जो अतिरिक्त मांग के साथ साथ नए आधुनिक पौधों के जीन अवमूल्यन में खुद को प्रकट किया। ठीक है, मॉडर्न प्लांट्स मीन्स ऐसे मॉडर्न प्लांट्स जो प्लांट मीन्स संयंत्र बोले तो ऐसे मॉडर्न प्लांट्स जो हाईली टेक्नोलॉजिकल थे, तो भोजन की ज़रूरत, तो पूरी भोजन की अतिरिक्त मांग हो रही थी, एडिशनल मांग हो रही थी। तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और ये जो एडवर्स इम्पैक्ट, इसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट थे कि जो ये इम्पोर्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे थे, और इन्फ्लेशनर जो अवमूल्यन था उसको मुद्रास्फीति थी, और उसका प्रेशर बढ़ रहा था। तो द डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग डेवलपमेंट ऑफ इन मैनी, तो इसमें क्या हुआ, आयात प्रतिस्थापन के विकास के निराशाजनक रिकॉर्ड के निर्यात आधारित विकास की दिशा में धीरे धीरे बदलाव किया, जो समान रूप से असंतुलित था। तो धीरे धीरे जो LDC थी उन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करने लगे, और धीरे धीरे एक्सपोर्ट को लीड करने लगे, एक्सपोर्ट ग्रोथ करने लगा इनमें, विच आर इक्वली अनबैलेंस, जो इक्वली अनबैलेंस था, बट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री विद कंपैरेटिव एडवांटेज। बट वो क्या कंपैरेटिव एडवांटेज में था, इस वजह से देखो पहले तो क्या था, नेचर जो बैलेंस अनबैलेंस नेचर था, उस वजह से क्या होता है, जो मॉडर्न प्लांट्स को बहुत फेवर कर रहे थे, इस मॉडर्न प्लांट्स को फेवर करने की वजह से इन देशों में क्या हो रहा था, इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो रहे थे इनके, और जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो इनके इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन ये इंक्रीज हो रहे थे तब जब इन डेवलपिंग कंट्रियों ने क्या जो इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट्स, जो डायरेक्ट इन्होंने बाद में जो इम्पोर्ट्स, जो सब्स्टिट्यूशंस के जो डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड थे उनको ख़त्म करने की किया, और ये शिफ्ट हो गए बाद में एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ, मतलब एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए शिफ्ट हो गए। जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वो डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड था, बट धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने लगे अपने, और एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ बन गए, और साथ में लेकिन ये अनबैलेंस तो था, क्योंकि पहले इम्पोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, इस वजह से अनबैलेंस था। बट इनमें क्या था, कंपैरेटिव एडवांटेजेस की फेवर में थी वजह से, जिस चीज़ जो चीज़ हमारे यहाँ सस्ती बन रही है उसको हमारे यहीं बनाओ, और जो चीज़ महंगी बन रही है उसको जहाँ से सस्ती बन रही है वहाँ से मंगा लो। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस इंडस्ट्रीज़ थी, धीरे धीरे ऐसे होना लगा। देन एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ देयरफॉर वाज मच मोर सक्सेसफुल, तो एक्सपोर्ट लीड करने लगा ग्रोथ को, फिर धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होने लगे, स्पेशली एज लॉन्ग एज इट वाज स्टिमुलेटेड बाय एक्सपेंडिंग मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड को स्टिमुलेट करने लगे, and thus balance growth continues to remain more of a theoretical doctrine than a tired practical policy। तो ये बात हो गई थी इसके सूटेबिलिटी की थी। धीरे धीरे पहले तो वो अनबैलेंस थे, बिल्कुल अनबैलेंस थे, बैलेंस ग्रोथ की बात की, अनबैलेंस थे वो। तो उसमें क्या थे, इंपोर्ट बढ़ रहे थे, उनके इंपोर्ट बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था, मुद्रास्फीति का जो प्रेशर था, प्राइजेज आसमान छूने लगी थी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों बाद में क्या, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट्स करने लगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस करने लगे, और इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशंस थे उनको डेवलप खुद के यहीं करने लगे, मतलब इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट्स करके इंपोर्ट जो चीज़ें कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट हमारे यहीं करो ना, और उसका हम इतना प्रोडक्शन करने लगे। फिर प्रोडक्शन करने लगे तो बैलेंस तो अनबैलेंस था ऑलरेडी, लेकिन उसको धीरे धीरे लीड करने लगा, वो जो एक्सपोर्ट करने लगे हम, फिर एक्सपोर्ट धीरे धीरे ग्रोथ को लीड करने लगा, इस तरीके से कि ये सूटेबिलिटी डिस्कस की अपन ने बैलेंस ग्रोथ की। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।